हेलो नमस्कार दोस्तों, ईसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला बिंदु है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दिया सलाई निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी की जो है आत्मकथा है दिया सलाई, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कौन कौन से हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, पहला बिंदु इसका विमोचन किसने किया था। इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और ये कहाँ किया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इसका विमोचन किया है रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति भारत के। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया है। और दोस्तों, पुस्तक का सार यानी इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है, इस पुस्तक में लिखा क्या गया है, तो इसमें लिखा गया है कि आत्मकथा जो है कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए सत्यार्थी के संघर्ष को दर्शाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2014 में ही कैलाश सत्यार्थी को 2013 में ही कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, और यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था कि जो छोटे खदान है, छोटे जो खदाने हैं, जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन सब में खतरनाक उद्योग हैं, उन सब में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो शोषण किया जाता है, यानी उनसे मजदूरी करवाई जाती है, जो इन्हीं सब के प्रति उन्होंने एक सत्याग्रह, एक जागरूकता अभियान छेड़ा था, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष भी किया था। उसी संदर्भ में इन्होंने उन्हीं संघर्षों को इन्होंने अपनी आत्मकथा दिया सलाई में लिखा, ठीक है, दर्शाया है। इसलिए तो आपको यह बिंदु ध्यान रखना होगा कि कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई आत्मकथा है। ठीक है, तो यह था पहला बिंदु। चलिए देखते हैं दूसरा बिंदु। ठीक, दूसरा बिंदु देखते हैं एथेना लैंडर। लैंडर वो होता है जो कि यहाँ से जब किसी मतलब कि ग्रह वगैरह पे छोड़ा जाता है, लैंड कराना है, यानी लैंड कराने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लैंडर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब चंद्रयान था यानी चंद्रमा पर जब उतारा गया था सॉरी, तो उसका जो लैंडर था वो था विक्रम। ठीक है, और रोवर था जो वह था प्रज्ञान। ठीक है, तो इसी संदर्भ में एक एथेना लैंडर लॉन्च किया गया है, जो कि यह लैंडर कहाँ उतरेगा, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए इस लैंडर का लॉन्च किया गया है। और यह मिशन जो है, यानी कि एथेना लैंडर जो है, इस मिशन किस मिशन के तहत जाएगा, तो यह है इंट्यूटू मशीन, एक जो कि एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, उसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च करा जाएगा। और इसमें यह लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, तो स्पेस एक्स कैनेडी स्पेस सेंटर, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। ठीक है, आप सभी अभी ध्यान रखेंगे। और इसमें दोस्तों देख लेंगे कि इसमें मुख्य उपकरण क्या क्या है, तो यानी कि इसमें नासा का ड्रिल लगा हुआ वैज्ञानिक उपकरण है, हंगरी और जर्मनी के भी कुछ उपकरण इसमें शामिल है। तो यह था एथेना लैंडर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम अगला बिंदु, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 दोस्तों। ठीक है, यह क्या है, डेजर्ट हंट नाम की एक एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, सैन्य युद्धाभ्यास है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, इस स्थान कहाँ है, यानी इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। और इसका दिवस क्या है कि कब से कब तक इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, तो यह 24 से 28 फरवरी 2025 तक। ठीक है, और इसका आयोजक कौन था, तो भारतीय वायुसेना, यानी कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में 24 से 28 फरवरी के बीच किया गया। आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और आपको अपना एक नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है, अब इसका बार बार रिवाइज करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं इसमें भागीदारी किसने किसने करी, यानी कि इस युद्धाभ्यास में कौन कौन भाग लिया। ठीक है, तो इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इन तीनों सेनाओं ने, यानी त्रिसेवा युद्धाभ्यास था, यानी कि जो भारत के तीनों सेनाएं हैं उस सभी ने इसमें भाग लिया। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य था कि तीनों बलों के बीच तालमेल, समन्वय और युद्ध कौशल को मजबूत करना, यानी कि जब कभी भी संघर्ष या सुरक्षा दृष्टि से कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो उसको एकीकृत रूप में, समन्वित रूप में अच्छे तरीके से
तालमेल बैठाकर बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर सके, इसका अंजाम को तक पहुंचा सके और युद्ध कौशल को बेहतर तरीके से दिखा सकें, इसलिए भी इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यह था उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे हम अपने अगले बिंदु को, तो यह है आधार सुशासन पोर्टल। आधार सुशासन पोर्टल, तो इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो यह लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया इस पोर्टल को? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यह है आधार प्रमाणीकरण के अनुरोधों के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है मेटी द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ दोस्तों। तो यह है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों इस अभियान का आयोजक कौन सा? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, और इसका शुभारंभ 4 मार्च 2025 से किया गया और यह नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यह इस अभियान का जो उद्देश्य है वह देखते हैं हम कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों को वास्तविक नेतृत्व में सक्षम बनाने के लिए ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली से 4 मार्च को 2025 से स्टार्ट किया है। ठीक है, यह सब इससे महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों क्या होता है कि पंचायतों में वहाँ पर पति प्रधान की अवधारणा वहाँ पे विकसित हो चुकी है, यानी कि वास्तविक पद पर तो महिलाएं रहेंगी, लेकिन उसका जो नेतृत्व करेंगे वह नेतृत्व पुरुष करते हैं। तो इससे क्या होता है कि महिलाएं नेतृत्व की क्षमता का विकास नहीं कर पाती हैं और वो काम नहीं करती, बल्कि उनके घर वाले यानी कि पुरुष वहाँ के पुरुषवादी सत्ता का प्रभाव वहाँ पे हो जाता है। इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो यह है कि बागपत में ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। तो बागपत में आप जानते हैं कि यह हड़प्पाई सभ्यता का पूर्वी छोर है, लगभग। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। तो उसी संदर्भ में यह बागपत भी उसी के आसपास ही है। तो पूर्वी क्षेत्र है हड़प्पा का, वहाँ पर अभी खुदाई हुई है भारतीय पुरातत्व अवशेष विभाग द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पे तिलवाड़ा नामक स्थान है जहाँ पर 4500 वर्ष पुराना ताम्र युग के कुछ अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों में तांबे की वस्तुएं, ईंटें, मृदभांड मिले हैं। अब बागपत में अब 2 स्थान हो गए, एक तो सिनौली और एक तिलवाड़ा। यह 2 बिंदु भी ध्यान में रखेंगे कि तिलवाड़ा और सिनौली। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। भारत की प्रथम ईमेल एफआईआर यानी कि ईमेल के द्वारा प्रथम बार भारत में कहाँ एफआईआर की गई, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो ये खरेव पुलिस स्टेशन, जम्मू कश्मीर का एक पुलिस स्टेशन है खरेव, वहाँ पर भारत में ईमेल द्वारा प्रथम एफआईआर दर्ज की गई। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ाते हुए ईमेल शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। यह एक नवाचार है डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप इस सब बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यूपीपीसीएस में तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यह दिवस कब है? 28 फरवरी। और यह क्या है कि इस दिवस के दिन प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन, ठीक है, द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज इसी के दिन किया गया था, यानी कि 28 फरवरी को किया गया। तब से ही यह भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम पर इसको मनाया जाता है। और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप ये सब बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पुरस्कारों की अगली श्रेणी में। ब्रिक्स औद्योगिक नवाचार उत्कृष्ट परियोजना पुरस्कार। ब्रिक्स औद्योगिक नवाचार उत्कृष्ट परियोजना पुरस्कार। तो दोस्तों यह जो पुरस्कार है वह दिया गया आंध्र प्रदेश मेडेटेक जोन को। ठीक है, मेडेटेक जोन आंध्र प्रदेश को ब्रिक्स औद्योगिक नवाचार उत्कृष्ट परियोजना पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश मेडेटेक जोन को क्यों दिया गया, तो इसे देख लेते हैं। क्योंकि इसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ट्राई साइकिल, जो कि विकलांगों के लिए एक वाहन के रूप में यूज किया जाता है विकलांगों द्वारा, तो उस वाहन में सौर ऊर्जा से चलने वाली
ट्राईसाइकिल के निर्माण हेतु ब्रिक्स औद्योगिक नवाचार पुरस्कार परियोजना का उत्कृष्ट परियोजना पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन को। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं पेयरप्लेक्सिटी ये क्या है देखते हैं, इससे संबंधित महत्व। दोस्तों, पेटीएम ने अपने ऐप में एआई संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए एआई स्टार्टअप पेयरप्लेक्सिटी से समझौता किया है। आप यह बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स। अब चलते हैं हम अपनी अगली श्रृंखला में, संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में। इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर खुद बताना होता है और एक को मैं सॉल्व कराता हूँ। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना हो तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हाल ही में एसबीए महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों, अभी हाल ही में, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी जो एसबीए महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई है, तीसरा इसका थर्ड संस्करण है, और इसे भारत ने मालदीव को हराकर जीता। ठीक है, भारत ने मालदीव को हराकर जीता, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी धनंजय शुक्ल, ऑप्शन सी तुहिनकांत पांडे, और ऑप्शन डी शैलेश पांडा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो यह था आज का करंट अफेयर। हम लेकर हाजिर होंगे कल की करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक।